24 अप्रैल 2024 पूरे भारत में गर्मी बढ़ती जा रही थी। एसी की शॉर्टेज थी और एसी की रेट ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके थे। फिर एक ऐसी न्यूज आती है जो इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख सकती है। रिलायंस ग्रुप ने एक वाइजर नाम का ब्रांड लॉन्च कर दिया। ये सिर्फ 10,000 रुपए के प्राइस में एसी बेचना शुरू करने वाले थे। इस ब्रांड के थ्रू टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, यहाँ तक कि एलईडी बल्ब तक बेचने वाले थे। Company plans to extend their offering to a range of other categories like television sets, washing machines, refrigerators, air conditioners, small appliances and even LED bulbs. कूलर से भी सस्ते रेट में एसी बेचकर रिलायंस वाले कोई चैरिटी नहीं कर रही। ये एक प्रॉपर बिजनेस स्ट्रेटजी का पार्ट है। भारत में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसके लिए एसी सिर्फ एक ड्रीम है, क्योंकि वह इतने महंगे हैं कि वह हमेशा इनकी पहुंच से बाहर रह जाए। और इसी एसी को सस्ते में बेचकर रिलायंस वाले सारी पॉपुलेशन को कोलैब करके एक झटके में देश का नंबर 1 ब्रांड बन सकते थे और सारी बड़ी कंपनीज की दुकानें बंद कर सकते थे। 2016 याद है, कुछ ऐसा ही तो हुआ था। फ्री डाटा, फ्री कॉल देकर रिलायंस का जियो पूरे देश का नंबर 1 ब्रांड बन चुका था। एयरटेल, डोकोमो और ना जाने कितने बड़े बड़े ब्रांड्स की दुकानें बंद हो गई थी। वोडाफोन आइडिया को भी अपना मार्जिन करना। Ladies and gentlemen, today I have great pleasure in announcing a revolutionary concept for the Indian market. All voice calls for Jio customers will be absolutely free. रिलायंस वाले पहले पेट्रोकेमिकल की बिजनेस में नंबर 1 थे, लेकिन जब से जियो लॉन्च हुआ है, जब से इनने अलग अलग फील्ड में एंटर करना शुरू कर दिया है और एक मोनोपोली बनते जा रहे हैं। जियो सिनेमा, जियो मार्ट, जियो फाइनेंशियल सर्विस, जियो सावन, आजियो, जियो गेम्स, जियो क्लाउड, जियो चैट, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पर रिलायंस के जियो कम्पीट ना कर रहा। जहां जियो नहीं दिखता वहां पे रिलायंस के बाकी ब्रांड दिख जाएंगे। रिलायंस रिटेल, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस फ्रेश, बचत बाजार, टीडा और पूरा का पूरा नेटवर्क की टीम। और इस इमेज में जितने भी ब्रांड दिख रहे हैं वो सारे रिलायंस के ही तो हैं। इनमें से कई सारे ब्रांड तो ऐसे हैं जिनका आपने नाम तक नहीं देखा होगा, लेकिन रिलायंस ने उसे खरीद कर रखा है। रिसेंटली टाइम मैगजीन ने पब्लिश किया दुनिया की 100 टॉप कंपनीज में रिलायंस का नाम शामिल है। रिलायंस जितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, ऐसी ग्रोथ आज से पहले किसी भी कंपनी ने नहीं की है। तो क्या ऐसी ग्रोथ के साथ रिलायंस एक दिन मोनोपोली बन सकता है? क्या इससे हमें खतरा हो सकता है और क्या हमारे देश के लिए यह खतरनाक हो सकता है? और इतनी तेजी से जियो वाले ग्रो कर कैसे रहे हैं, ये सारी बातें आपको इस एक वीडियो में समझ आ जाएंगी। Transform India and transform the life of our 1.2 billion Indians that motivated Reliance to invest in this space. Years will roll, decades will pass. Reliance will continue to grow bigger and bigger, like the proverbial banyan tree. देखिए, टाटा के बाद रिलायंस भारत की सबसे बड़ी मल्टी बिजनेस मॉडल कंपनी है और टाटा की तरह रिलायंस की भी शुरुआत कपड़े बेचकर हुई थी। साल था 1958। रिलायंस के फाउंडर धीरूभाई अंबानी रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन के नाम से कंपनी खोलकर थ्रेड्स और मसाले बेचना शुरू करते हैं। इसके बाद उन्होंने गुजरात के नरोड़ा में एक टेक्सटाइल मिल खोली और टेक्सटाइल प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया। देखते ही देखते इनका बिजनेस ग्रो कर रहा था और 1977 आते आते ही इन्होंने अपना आईपीओ भी लॉन्च कर दिया। इस आईपीओ में छोटे छोटे इन्वेस्टर से बहुत सारा पैसा मिला, क्योंकि ये अपनी एनुअल मीटिंग स्पोर्ट स्टेडियम में करवाते थे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट इसमें करते थे और मीटिंग टीवी में ब्रॉडकास्ट की जाती थी। उस समय के हिसाब से यह बहुत यूनिक बात थी और आज के समय में भी रिलायंस ग्रुप की एनुअल मीटिंग के चर्चे बाकी सारी कंपनियों से बहुत ज्यादा होते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अच्छी पकड़ बनाने के बाद धीरूभाई अंबानी 1985 में बिजनेस में भी अपना हाथ डालने का प्लान करते हैं और अपनी कंपनी का नाम रख देते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके थ्रू उन्होंने प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, सिंथेटिक टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल, पेट्रो रिफाइनिंग, बहुत सारे ऐसे नए नए बिजनेस शुरू करे। यह 1991 आते आते गुजरात के हजीरा में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ओपन कर देते हैं, जिसे आज के समय पर जामनगर रिफाइनरी कहा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी यह वही जामनगर है जहाँ पे हमने रिसेंटली प्री वेडिंग के फंक्शन देखे थे। फिर आता है साल 2002। धीरूभाई अंबानी की डेथ हो जाती है। बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज को चलाना शुरू करते हैं, लेकिन सिर्फ 3 साल के अंदर ही चीजें बिगड़ जाती हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज 2 हिस्सों में बांट दी जाती है। मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक हिस्सा मिलता है जिसमें मेन था पेट्रोकेमिकल वाला बिजनेस। वहीं अनिल अंबानी को मिलता है दूसरा हिस्सा जिसमें मेनली टेली, फाइनेंस और एनर्जी कम्युनिकेशन का बिजनेस था। अगर आपको याद हो तो टेलीकॉम उस समय पे बहुत ज्यादा फेमस थी। रात में फ्री कॉलिंग वाला फीचर देके इन्होंने इसको बहुत ज्यादा फेमस कर दिया और कर लो दुनिया मुट्ठी में वाली कैंपेन तो आप सबको याद ही होगी। और इस कंपनी को लीड कर रही थी अनिल अंबानी। अलग होते टाइम दोनों भाइयों ने एक नॉन कम्पीटिंग एग्रीमेंट साइन कर लिया।
मतलब कि दोनों भाई एक दूसरे के बिजनेस में कम्पीट नहीं करेंगे। यानी कि मुकेश अंबानी पेट्रोकेमिकल के बिजनेस में है तो अनिल अंबानी वहाँ नहीं जा सकते, और अनिल अंबानी टेलीकॉम चला रहे हैं तो मुकेश अंबानी टेलीकॉम सेक्टर में एंटर नहीं कर सकते। लेकिन अगले कुछ महीनों में ही पिक्चर साफ हो जाती है और अनिल अंबानी के बिजनेस धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। टेलीकॉम जो एक समय पर लीड कर रहा था तो उसको टक्कर देने के लिए वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, एयरसेल, डोकोमो, यूनिनॉर, टेलीनॉर ऐसी बहुत सारी कंपनियां देश में आ गई जो हर स्टेट में इनका थोड़ा थोड़ा शेयर खाने लगी, और बाकी बिजनेस जो इनके थे वो भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे थे। एक समय पर ये दुनिया के 6th सबसे बड़े रिचेस्ट पर्सन थे और वो अपनी कंपनी को बैंकरप्ट करना शुरू कर दिए। वहीं दूसरी तरफ मुकेश अंबानी को देखो तो पेट्रोकेमिकल का बिजनेस दिन दूने रात चौगुने बढ़ रहा था और इन्होंने सारे के सारे सेक्टर में धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर। आगे की कहानी में इसलिए हम मुकेश अंबानी की रिलायंस के बारे में ज्यादा फोकस करने वाले। साल था 2010। नॉन कम्पीट एग्रीमेंट की जो कंडीशन थी वह धीरे धीरे अब फ्रीडम हो चुकी थी, और ऐसा होते ही मुकेश अंबानी ने 4800 करोड़ लगा के इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड, जिसे IBSL कहा जाता है, जिसकी 95% स्टॉक ले लिए। IBSL ने 2010 की शुरुआत में ही 4th स्पेक्ट्रम ऑक्शन में इंडिया की 22 सर्किल ऑक्शन को जीता था, और मुकेश अंबानी जी जानते थे कि आने वाले समय में जो भी कंपनियां 2G 3G में पैसा लगा रही हैं ये सब बेकार हो जाएंगी और देश में सिर्फ 4G चलेगा। साल 2016 में IBSL का नाम बदलकर रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड यानी कि RJIL कर दिया गया, और ये 2G 3G में एंटर करने का सोचते भी नहीं है। और इसी साल अनिल अंबानी मुकेश अंबानी की रिलायंस लिमिटेड का एक हिस्सा बन जाते हैं और टेलीकॉम सेक्टर में नेटवर्क शेयरिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। साल आता है 2016। मुकेश अंबानी अनाउंसमेंट करते हैं कि वो जल्द ही पूरे देश में 4G नेटवर्क सर्विस की शुरुआत करने वाले हैं, और जल्द ही सितंबर 2016 में जियो की सर्विस पूरे देश में शुरू हो जाती। देखते ही देखते रिलायंस जियो पूरे देश में नंबर 1 बन गया, क्योंकि इस समय पर बाकी सारी कंपनीज को 2G 3G नेटवर्क मेंटेन करने थे और जियो सिर्फ 4G में था, और उसके पीछे रिलायंस इंडस्ट्रीज के इतने सारे पैसे की बैकिंग थी। और ऐसा सिर्फ जियो के साथ नहीं हो रहा, मुकेश अंबानी जिस भी चीज में अपना हाथ डाल रहे थे बस सोना बनती जा रही। और ऐसा हो कैसे रहा था इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। इनके पास पेट्रोलियम से आने वाला पैसा इतना ज्यादा था कि यह किसी भी सेक्टर में उतर के रातों रात एक प्रोडक्ट फ्री देके अपनी कंपनी को नंबर 1 बना सकते थे। सिम पे फ्री कॉलिंग, जियो सिनेमा पे फ्री IPL, जियो सावन पे फ्री गाने। भारत में लोगों को जियो पसंद आए या ना आए, फ्री का सामान सभी लोगों को पसंद आ ही जाता है। और भंडारा अगर चल रहा हो तो पेट भले भरा हो, लेकिन 2-4 टुड़ी तो लोग खा ही मारते हैं। और फ्री देके जियो वाले कोई चैरिटी नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने कॉम्पिटिशन को कम होने का वेट कर रहे थे। और जैसे ही सिम वालों की हालत खराब हुई, जियो वालों ने भी कॉलिंग और डाटा के पैसे लेना शुरू कर दी। अब एयरटेल, जियो, वोडा के प्लान में आप देखो तो ज्यादा कुछ अंतर नहीं बचा है। यही कुछ टाइम में जियो सिनेमा के साथ होने वाला है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। 2016 में ये भी लॉन्च हुआ था, लेकिन पॉपुलर कब हुआ? जब फ्री IPL स्ट्रीम कराया गया। और रिजल्ट देख लो, 2023 में जहां इन्होंने 1 करोड़ नए सब्सक्रिप्शन ऐड करे हैं, वहीं इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हॉटस्टार, उसके 80 लाख सब्सक्राइबर कम हो गए। और कुछ महीनों में ही नेटफ्लिक्स और प्राइम को पीछे छोड़ के जियो सिनेमा भारत का सबसे बड़ा OTT प्लेटफॉर्म बन गया है। तो जियो सिम और जियो सिनेमा को पॉपुलर करने का प्लान बनता है कि फ्री बांटो और पॉपुलर हो जाओ। रिटेल में इनका प्लान नंबर 2 एक्टिवेट होता है, जहाँ पर ये लोगों को फ्री नहीं दे सकते, लेकिन वहाँ पर कंपटीशन जैसे एक सेम ब्रांड को मार्केट में उतार देते हैं। जहाँ वो भी काम ना कर सके वहाँ पे कंपटीशन को ही खरीद लेते हैं। जैसे कोका कोला और पेप्सी की मोनोपोली चल रही थी, ये इनको पसंद नहीं आई तो इनने कैंपा कोला को खरीद के मार्केट में एंटर कर लिया। इनके पास कोई रिटेल चेन नहीं थी और देखा पैंडेमिक में बादशाही की हालत खराब हो रही है, तो चलो इसको भी खरीद लाते हैं। इसका नाम रख दिया स्मार्ट बाजार, और अब इनके हाथ पूरे देश की रिटेल चेन आ गई थी। और इसी तरह फैशन वाला ब्रांड सेंटर भी खरीद लिया और इसका नाम रिलायंस सेंटर रख लिया। लेकिन बिग बाजार और सेंट्रल मॉल को बाय करने से बात नहीं बनने वाली। अगर आप इसके अंदर देखो तो टाटा ग्रुप है जिसने रिटेल में कब्जा कर रखा है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट वाले तो ऑनलाइन है। अगर देखा जाए तो टाटा और अंबानी कभी एक दूसरे को बिजनेस में कम्पीट करते नहीं है। जैसे टाटा स्टील, TTS, टाटा मोटर्स, इधर रिलायंस की कोई भी कंपनी नहीं देखी हो। जैसे टाटा वाले ऑयल रिफाइनरी वगैरह में नहीं जाते। लेकिन जब रिटेल सेक्टर की बात आती है तो इन दोनों के ग्रुप एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं। अब आपको भले ही ऊपर से ये कंपटीशन ज्यादा नहीं लगता हो, लेकिन जब आप रिटेल में घुसोगे तो आपको एक बहुत तगड़ी टक्कर देखने के लिए मिलने वाली है। टाटा क्लिक के कंपटीशन में रिलायंस ने आज जियो खरीद लिया। टाटा क्रोम के लिए रिलायंस के पास रिलायंस डिजिटल है। टाटा बेस्ट साइट के लिए रिलायंस ट्रेंड्स है। टाटा की बिग बास्केट किट के लिए जियो मार्ट है। टाटा तनिष्क के लिए रिलायंस ज्वेल्स है। टाटा ने स्टारबक्स को भी अपने साथ लिया, तो रिलायंस वाले ब्रिटिश कॉफी चेन पार्टी मैंगर के साथ पार्टनरशिप कर लिया। और अगर ऐसी लिस्ट आप बनाने जाएंगे तो यह बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी, आप बना नहीं पाएंगे। और ये रिलायंस वाले 10,000 की एसी की बात कर रहे हैं, तो वो भी ये कंपटीशन का पार्ट है। रिलायंस ने कहा वो भारत में वाइजर के नाम से ब्रांड उतारेंगे। एसी से लेकर टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED बल्ब सब उतारेंगे, और वो भी कम प्राइस में उतारेंगे। अगर आप देखो तो इन सारे सेगमेंट में कौन लीड कर रहा है? वोल्टास। और वो किसका ब्रांड है? टाटा का ब्रांड है।
अगर टाटा ग्रुप को साइड भी कर दो तो कई छोटे छोटे ऐसे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको भी रिलायंस ने बड़ी तेजी से टारगेट कर लिया है। ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी नायका इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। 2021 में आईओ लाए थे नायका। 2021 में नायका बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही थी और इतनी तेजी से बढ़ते किसी कॉस्मेटिक ब्रांड को देख के जियो ने टीरा ब्यूटी लॉन्च कर दिया और एक साथ पूरे देश में 100 स्टोर डाल दिए। रिलायंस का ये स्टेप धीरे धीरे नायका को कंपटीशन दे रहा है। अब इन सारे एग्जांपल में अगर आप देखो तो या तो रिलायंस ने किसी कंपनी को खरीद लिया या तो उसके जैसा एक सेम दिखने वाला सस्ता ब्रांड मार्केट में उतार दिया अपने कंपटीशन को कम करने के लिए। जहां पर इन दोनों स्ट्रेटजी से काम नहीं बनता वहां पे रिलायंस अपनी तीसरी स्ट्रेटजी लगाता है। यहाँ पर वो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करता है। पहला एग्जांपल है जियो फाइनेंस की सबसे अच्छी सक्सेस पाने के लिए मुकेश अंबानी ने दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप कर ली। ये एक जॉइंट वेंचर है जिसमें दोनों का 50-50% का शेयर होगा। ये जो ब्लैक रॉक कंपनी है ये भारत की टोटल जीडीपी से 2.5 गुना बड़ी कंपनी है। लगभग 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर का एसेट्स मैनेज करती है। 38 से भी ज्यादा देशों में इस कंपनी के ऑफिस हैं और इस नंबर से आप अनुमान लगा सकते हैं कि फाइनेंशियल सर्विस में इस कंपनी की कितनी बड़ी इंपोर्टेंस है। और अब जियो वाले इससे हाथ मिला रहे हैं तो एक झटके में ही जियो फाइनेंशियल सर्विस भारत में नंबर 1 बन जाएगी। और इसी फाइनेंशियल पार्टनरशिप का दूसरा एग्जांपल देखो तो रिलायंस ने मेटा के साथ पार्टनरशिप करी। जियो मार्ट वाले व्हाट्सएप से ग्रोसरी बेच रहे हैं और व्हाट्सएप वाले जियो मार्ट से यूपीआई पेमेंट इंटीग्रेट करके जियो के थ्रू देश के अंदर पेमेंट सर्विस बढ़ा रहे हैं। तो ये पार्टनरशिप वाली चीज से रिलायंस जिससे भी हाथ मिला रहा है वो अपनी इंडस्ट्रीज के बहुत बड़े मेगा प्लेयर्स होते हैं ताकि वह नंबर 1 बन सके। अगर तीनों स्ट्रेटजी को ढंग से समझो तो पहले स्ट्रेटजी में एक प्रोडक्ट फ्री दे रहे हैं ताकि बहुत बड़ी ऑडियंस में एक साथ अपना प्रोडक्ट उतार सके और नंबर 1 बन जाए। अगर दूसरी स्ट्रेटजी में अगर हम फ्री नहीं दे सकते तो कोई दूसरा ब्रांड उतार देते हैं जो कि एक बड़े कॉम्पिटिटर के साथ एक साथ कम्पीट कर सके और पूरे देश में उसकी काफी सारी ब्रांच खोल देंगे और वहां पर भी ये नंबर 1 बनने की कोशिश करेंगे। और जहाँ पे कंपटीशन उतारने की जरूरत नहीं पड़ती वहां पे ये कंपनी ही खरीद लेते हैं जैसे कि बिग बाजार और एक साथ इतनी बड़ी चेन उनको मिल जाती है। और तीसरी स्ट्रेटजी में ये पार्टनरशिप करते हैं और तीनों के तीनों स्ट्रेटजी का सिंपल एक ही कारण है कि देश में हमें नंबर 1 बनना है। और इस नंबर 1 बनने की होड़ के कारण ही लोग कहते हैं कि रिलायंस कहीं एकदम देश के अंदर मोनोपोली तो नहीं बन जाएगा, लोगों के पास ऑप्शन तो नहीं खत्म हो जाएंगे कि जो कुछ भी खरीदना है वो हमें रिलायंस से भी खरीदना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि जिस देश में अडानी, मित्तल, बिरला, टाटा जैसे कॉम्पिटिटर बैठे हैं वहां पे मोनोपोली बनना लगभग इम्पॉसिबल है। और 1.5 बिलियन वाली देश की मार्केट है, यहाँ सिर्फ यहाँ की नहीं बाहर की भी कंपनीज देख रही है। जब रिलायंस वाले बिग बाजार को खरीद रहे थे तो अमेज़न भी बीच में आ गया। उन्होंने कोर्ट केस डाल दिया कि नहीं हम नहीं खरीदने देंगे, हम कम्पीट करेंगे। और फ्लिपकार्ट चल रहा था तो वॉलमार्ट वाले आ गए। और हमारे देश में देश का ही कंपटीशन नहीं बल्कि देश के बाहर से भी कंपटीशन आ रहा है और इतने बड़े कंपटीशन में किसी एक कंपनी का मोनोपोली बनना इम्पॉसिबल सा है। बाकी बिजनेस कोई भी हो, हर आदमी नंबर 1 बनना ही चाहता है, कोई भी नंबर 2 की पोजीशन के लिए थोड़ी बार करने वाला है। यही रिलायंस कर रही है, लेकिन इनकी स्ट्रेटजीज मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी। आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्यारी सी कमेंट कर दो। जय श्री राम। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री।